सो हेलो एवरीवन, होप कि आप सब अच्छे होंगे। दिस इज शिवानी एंड वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपना नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन आता रहे कब किस किस टाइम पे हमारा क्लासेस अपलोड होने वाला है। ठीक है। ओके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आपको सारे नोट्स असाइनमेंट मिलेंगे, उसको सॉल्व कीजिए, नोट्स को डेली पढ़िए एंड रिवाइज करते रहिए। ठीक है। अब हम चलते हैं सॉलिड स्टेट के ओर। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमने सॉलिड स्टेट शुरू किया था। सॉलिड स्टेट में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है अभी तक। यूनिट सेल, क्रिस्टलैटिस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इफेक्टिव नंबर क्या होता है क्रिस्टलैटिस में, क्रिस्टल के सिमेट्री क्या होते हैं, उसके साथ साथ वॉइड्स क्या होते हैं, क्रिस्टल एंड सॉलिड कितने टाइप्स का होते हैं, ये सारे के सारे हमने अभी तक ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है। मैंने आपको क्रिस्टल सिस्टम का क्लासिफिकेशन भी बताया था एंड तो उसको मैंने कहा था आप लोगों को याद करने के लिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। ठीक है। तो ये दिया है क्या यहाँ पे, इन ए टेट्रागोनल क्रिस्टल, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, आपको सही आंसर में टिक करना है। ठीक है। तो जो लोगों को आंसर पता है यहाँ से, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। अगर नहीं पता तो मैं आपको अभी बता दूँगी। ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। सिर्फ ये वाला क्लास सिस्टम नहीं, और जो 7 टाइप का आपका क्रिस्टल सिस्टम था जो उसको मैंने याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक भी बताया था कि क्लास सिर्फ मंडे ट्यूसडे और थर्सडे ही रहेगी। क्लास मतलब क्यूबिक सिर्फ क्लास सिर्फ थर्सडे, सॉरी क्लास सिर्फ मंडे, मंडे मतलब मोनोक्लिनिक, मंडे ट्यूसडे ट्राई क्लिनिक, मंडे ट्यूसडे और ऑर्थोरम्बिक, और थर्सडे, थर्सडे मतलब टेट्रागोनल। क्लास सिर्फ मंडे ट्यूसडे और थर्सडे ही हेक्सागोनल रहेगी, रंबोहेड्रल। ठीक है। रंबोहेड्रल को और एक नाम से भी हम बोल सकते हैं कि ट्राइगोनल। ठीक है। तो ये छोटा सा एक ट्रिक था जो मैंने आपको बताया था, जो जो आपको हेल्प करेगा इसको याद रखने में। तो 7 के 7 क्रिस्टलिटीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो इससे, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी जाम, नेट, गेट एज वेल एज एमएससी एंट्रेंसेस में भी आ चुके हैं कि तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो आपको आंसर ये देना है कि इन टेट्रागोनल क्रिस्टल ए विल बी इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा, या फिर ये कंडीशन होगा, या फिर ये कंडीशन होगा, या फिर ये कंडीशन होगा, या फिर फोर्थ कंडीशन होगा। तो कौन सा वाला होगा आपको क्या पता है? अगर पता है तो आंसर ले लीजिए, दे दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। A is equal to B is not equal to C and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 डिग्री। ठीक है। ये होता है आपका टेट्रागोनल क्रिस्टल का टाइप। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा हाउ मेनी गिवन है कि हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन ए एफसीसी टाइप ऑफ क्रिस्टल। एफसीसी टाइप ऑफ क्रिस्टल में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं? कितने नंबर एफसीसी में प्रेजेंट होते हैं? 4। बीसीसी में 2 होते हैं एंड सिंपल क्यूबिक में 1 होता है। क्यों? मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि कॉर्नर्स में जो एटम्स होते हैं वो 1/8 पार्ट को ऑक्यूपाई करते हैं। एफसीसी में कॉर्नर के एटम के साथ साथ आप लोगों के पास फेसेस में भी होते हैं। जैसे कि आप वैसे ही आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक में कॉर्नर से कॉर्नर में एटम्स प्रेजेंट होने के साथ साथ आप लोगों का बॉडी सेंटर में भी प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। वैसे ही एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है एंड सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है। एंड सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर्स में ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। मैंने आपको रेडियस कैसे होता है, रेडियस का भी बताया था, रेडियस का वैल्यूज़ क्या क्या होते हैं। और एज लेंथ को हमने देखा था कि हम उसको ए से डिनोट करते थे, है ना। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि एक सिंपल क्यूबिक में
एक सिंपल क्यूबिक में आपका पास R इज इक्वल टू होता है A/2। इन केस ऑफ BCC बॉडी सेंटर टाइप क्रिस्टल आपके पास R होता है √3/4A। ये कैसे होता है मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है कि किसको हमने R लिया है, किसको हमने A लिया है। मैंने प्रॉपरली क्रिस्टल बना के आपको दिखाया था। अब हम देख लेते हैं कि BCC में ये एक छोटा सा रिवीजन में ले रहा हूँ। FCC में आपके पास R होता है A/2√2, ठीक है। तो अगर मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बात करूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करूँ, तो सिंपल क्यूबिक में एक एटम कांटेक्ट में आता है साइमल्टेनियसली 6 एटम के साथ। वैसे ही एक BCC टाइप ऑफ क्रिस्टल में एक एटम कांटेक्ट में आता है 8 एटम के साथ। मतलब एक क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल में एक पर्टिकुलर पॉइंट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम होता है वो एक साथ 8 साइमल्टेनियसली 8 टाइप ऑफ 8 एटम्स के साथ कांटेक्ट में होता है, ठीक है। वैसे ही मैं अगर बात करूँ FCC के बारे में, तो FCC में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना, 12, ठीक है। वैसे ही कुछ FCC में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हम अभी ये क्लास में पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है उसको पढ़ने वाले हैं। तो अपना कॉपी पेन लेके प्लीज़ सीरियसली बैठ जाइए। अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए तो हमारे चैनल का सारे वीडियोस को अच्छे से फॉलो कीजिए, ठीक है। एंड रनिंग नोट बनाना मत भूलिएगा, उसके साथ साथ रिवाइज करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि अगर आप रिवाइज करना छोड़ देंगे तो मान लीजिए कि हमने अभी तक गैस स्टेट को ख़त्म कर लिया है, लिक्विड स्टेट को भी ख़त्म कर लिया है। तो अभी आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं सारे के सारे कोर्स पहले ख़त्म करूँगी उसके बाद जाके रिवाइज करूँगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कोर्स को ख़त्म करने के साथ साथ ही रिवाइज करते रहिए ताकि आपका टच लगा रहे आपके नोट के साथ। अगर आप नोट करके छोड़ देंगे तो वो बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं रहेगा आपके लिए। तो अभी आप सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, डेली डेली आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने के बाद प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस चैप्टर्स में क्या क्या फॉर्मूलाज थे, उसको थोड़ा क्या क्या ग्राफ्स थे उसको थोड़ा याद कर लीजिए। क्योंकि ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, एंड इन द केस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूलाज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बात करें, वहाँ यहाँ पे मैं आपको आज डिराइव करके बता दूंगी कि पैकिंग फ्रैक्शन कैसे लेते हैं, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है इन ए क्यूबिक सिस्टम, इट इज़ अ रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द टोटल इफेक्टिव एटम्स इन जेड इफेक्टिव इन ए क्यूबिक सिस्टम टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। मतलब आपका पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इफेक्टिव एटम्स, वॉल्यूम occupied by the effective atoms divided by वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। होप कि आप सब मेरे साथ साथ ही लिख रहे होंगे। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, पैकिंग फ्रैक्शन होता है द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इफेक्टिव एटम्स। मतलब एक्चुअली में एक क्रिस्टल, एक यूनिट सेल के अंदर एक कितने एटम प्रेजेंट होते हैं उनका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द टोटल होल यूनिट सेल इनटू 100 होता है आपका पैकिंग फ्रैक्शन। तो वॉल्यूम इफेक्टिव एटम को हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। एक एटम का अगर वॉल्यूम हुआ भी तो 2 एटम का वॉल्यूम हो जाएगा 2 भी। वैसे ही एक एटम का अगर वॉल्यूम हुआ भी तो जेड इफेक्टिव एटम्स का, जेड इफेक्टिव इन केस ऑफ FCC BCC एंड SC मैंने आपको अभी अभी बताया था। तो उसी जेड इफेक्टिव इनटू द वॉल्यूम of the volume of one atom or constituent atom divided by volume of the unit cell, Z effective into volume of one atom will be 4/3 pi r cube
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल एक क्यूब टाइप का होता है, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, एक क्यूब होता है, इंटू 100 यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि इसको ओके देखिए, जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो सिर्फ रेशियो होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इफेक्टिव एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अगर इसी रेशियो को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है गाइज। तो कंफ्यूज मत होना, इसमें 100 नहीं है, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन होता है सिर्फ रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इफेक्टिव एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, एंड पैकिंग एफिशिएंसी होता है उसी रेशियो में अगर हम 100 मल्टीप्लाई कर दे तो पैकिंग एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला आ गया। तो अब हम हर एक टाइप ऑफ क्रिस्टल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। जैसे कि आप सबको पता होगा कि सिंपल क्यूबिक में जेड इफेक्टिव होता है कितना, 1। वैसे ही बीसीसी में जेड इफेक्टिव होता है 2, एंड एफसीसी में आपका जेड इफेक्टिव होता है 4। तो अगर मैं कोशिश करूँ उसको डिराइव करने के लिए, तो हमारे पास थोड़ा लिख लीजिए मेरे साथ साथ। चलिए, इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक हम पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव है कितना, 1, 1 एटम पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक 1 एटम ही प्रेजेंट होता है। एंड हमने एज लेंथ लिया है, एज लेंथ लिया है ए, एंड रेडियस ऑफ वन स्फीयर, रेडियस ऑफ वन हार्ड स्फीयर हमने लिया है आर। वन हार्ड स्फीयर मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट एटम का रेडियस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट एटम या आयंस का रेडियस हमने आर लिया, एज लेंथ को हमने ए लिया, जेड इफेक्टिव इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक है आर, ठीक है। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, सिर्फ कॉर्नर्स में एटम्स प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स में एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इसका मैं एक एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाऊं, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या कैसा होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर में एटम्स पूरे कवर करके एक दूसरे के साथ रहते हैं, है ना। तो ये रुका आपका कॉर्नर में एटम, ठीक है गाइस। तो ये होता है आपका ओपन स्ट्रक्चर, जहाँ पे ये अंदर में जो जगह है आपको उसको हम बोलते हैं वॉइड स्पेस, ठीक है। तो आपको अच्छे से साफ दिख रहा है कि ये होता है आपका टोटल एज लेंथ ए, एंड उसका रेडियस है आर। तो आर हम बोल सकते हैं आर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 2, ओके। यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीयर ऑफ द पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ स्पीयर और यूनिट सेल यहाँ पे गिवन है 1, ठीक है। नंबर ऑफ स्पीयर पर यूनिट सेल हमने यहाँ पे 1/8 पार्ट है, 8 कर्नर्स है, तो 8 कर्नर में 1/8 पार्ट है, तो टोटल कितना स्पेस, टोटल कितना एटम आएगा, 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ द, ये होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर यहाँ पे हम लेंगे क्या, 4/3 पाई आर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब यहाँ पे हम ले सकते हैं ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है ए क्यूब। तो यहाँ पे मैं अगर पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे चल के कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक कैलकुलेट करूँ तो इसका फॉर्मूला होता है जेड इफेक्टिव इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर डिवाइडेड बाय ए क्यूब। जेड इफेक्टिव होता है 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई, आर की जगह हम लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब, है कि नहीं, क्योंकि हमने देखा कि आर इज इक्वल टू A/2 है, ए क्यूब। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 4/3 पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1/a क्यूब, ए क्यूब कैंसिल हो गया,
तो 4 पाई डिवाइडेड बाई, या फिर हम 4 को भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो पाई डिवाइडेड बाय 6, पाई डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू होता है कितना, 0.524। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। पाई/6 होता है, आप अपने कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटर का यूज होता है। अगर आपके पास अभी तक नहीं है, प्लीज़ जाके खरीद लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत यूज में आने वाला है, ठीक है। पाई/6 अपने कैलकुलेटर में चेक कीजिए, इसका वैल्यू होता है 0.524। एंड अगर मैं बात करूँ पैकिंग फ्रैक्शन की, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 0. पैकिंग एफिशिएंसी से अगर हम जो 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन में देखा ना आपने, यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन में हमने अगर 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास आया पैकिंग एफिशिएंसी, सॉरी पैकिंग फ्रैक्शन फॉर द केस ऑफ सिंपल क्यूबिक आया हमारे पास पाई/6, which is equal to 0.524. Then packing efficiency will be equal to 0.524 into 100 is equal to 52.4%। देख लिया आप लोगों ने कैसे होता है ये। तो दिस इज द केस फॉर सिंपल क्यूबिक गिवन था। अब हम देख सकते हैं फॉर द केस ऑफ बीसीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एज द स्फीयर, यहाँ पे बीसीसी का यूनिट सेल में क्या होता है, बीसीसी में एक बॉडी सेंटर में भी एक आटम प्रेजेंट होता है कॉर्नर के साथ साथ। तो यहाँ पे कॉर्नर्स में तो आटम्स प्रेजेंट हैं, उसके साथ साथ इस कॉर्नर्स में भी आटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ इन दोनों के बीच में एक बॉडी सेंटर में भी एक आटम प्रेजेंट है। मैं आपको ऐसे भी दिखा सकती हूँ, थोड़ा पेशेंस रख के देखिए वीडियोस को, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक डायगोनल है, यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे एक एटम, दूसरा एटम प्रेजेंट है, ठीक है। ये होता है बॉडी सेंटर्ड एटम, एंड ये दोनों है कॉर्नर में प्रेजेंट हुए एटम, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्फीयर का हमने रेडियस लिया था r। तो ये जो डायगोनल है वहाँ पे आपको ये टोटल डायगोनल का लेंथ कितना है, 4r है ना, है कि नहीं। ये जो टोटल डायगोनल है यहाँ पे r प्लस r प्लस r प्लस r, तो टोटल ये डायगोनल का लेंथ है 4r। तो 4r इज इक्वल टू, देखिए पहले सबसे पहले ये लिख लीजिए कि जेड इफेक्टिव कितना होता है, बीसीसी के केस में 2 होता है। एक बॉडी सेंटर्ड एटम प्लस 1+1/8 पार्ट इंटू 8 कॉर्नर्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा क्या कि ये जो डायगोनल का लेंथ आता है कितना आता है, 4r। 1 सेकेंड गाइस। तो वहाँ पे अगर मैं बात करूँ 4r इज इक्वल टू √3a, डायगोनल का हमने सबसे पहले जब मैंने आपको क्यूब पढ़ाया था यूनिट सेल के बारे में, मैंने तब भी आपको बोला था कि फेस डायगोनल का वैल्यू कितना आता है, फेस डायगोनल का वैल्यू होता है √2a। अगर एक एज का लेंथ है a, देन फेस में जो डायगोनल बनेगा उसका लेंथ होता है √2a, एंड बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है √3a। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो 3 स्फीयर है वहाँ पे टोटल रेडियस है 4r इज इक्वल टू √3a, देन r विल बी इक्वल टू √3a/4, सिंपली हो जाएगा r इज इक्वल टू √3a/4, ठीक है। अब हम पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं।
जेड इफेक्टिव इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। पाई आर क्यूब मतलब 2 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं, आर की जगह हम लिख सकते हैं √3a डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई ए का क्यूब। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से आपको लास्ट में वैल्यू आएगा √3 पाई बाई 8, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 0.68। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप खुद से रॉफ में कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका वैल्यू होता है √3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू पाई। एंड अगर हम इसको पाई का वैल्यू को डालें यहाँ पे सॉल्व करें तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0.68। एंड पैकिंग एफिशिएंसी, दिस इज पैकिंग फ्रैक्शन, एंड पैकिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100। पैकिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100। ये जो शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूलाज है उसको बॉक्स करके छोटा छोटा लिख लीजिए, ठीक है। तो 0.68 इंटू 100 क्या आ जाएगा 68%। तो पैकिंग फ्रैक्शन इन केस ऑफ और पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ बीसीसी इज इक्वल टू 68%। एज वेल एज इन केस ऑफ एससी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी होता है 52.4%। इसको अच्छे से याद रखिए क्योंकि ये बहुत एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। सॉलिड स्टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। एंड हर एक एग्जाम में इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि डायरेक्ट आते हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपका पक्का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एफसीसी में कैलकुलेट करने के लिए, या फिर आप खुद से कर पाएंगे। अगर मैं आपको एफसीसी में, देखिए मैंने आपको अच्छे से बता दिया सिंपल क्यूबिक एंड बीसीसी में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अगर एंड मैंने आपको ये हिंट भी दे दिया है कि बॉडी डायगोनल का वैल्यू होता है √3a एंड फेस डायगोनल का वैल्यू होता है √2a। तो मैं आपको होमवर्क दे सकती हूँ एफसीसी कैलकुलेट करने के लिए, ये आपका नोट्स में भी गिवन है, ठीक है। एफसीसी का आपको होम घर पे कैलकुलेट करके आना है। जिसका हो जाएगा वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में एक पिक भेज देगा, ठीक है। अच्छे से सुनाई दिया आपको मैं ये बोल रहा हूँ। मैंने आपको अभी अभी जो सिंपल क्यूबिक है एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको मैंने डिराइव करके आपको बताया अभी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये टैक्स दे रहा हूँ, होम टैक्स। आप एफसीसी का कैलकुलेट करके पैकिंग एफिशिएंसी मुझे पिक भेजिएगा, पूरा डिराइव कीजिएगा जैसे मैंने बॉडी डायगोनल लिया। एंड आपको एफसीसी में एक हिंट में दे देता हूँ, आपके पास फेस डायगोनल को लेकर कैलकुलेट करना शुरू कीजिएगा। फेस डायगोनल का वैल्यू कितना होता है √2a। तो यहाँ से आपको आर को फेस डायगोनल से लेना है, ये मैंने आपको एक हिंट दे दिया। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अगर आपका कैलकुलेट हो जाएगा तो कैलकुलेट करके आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में पिक भेज दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको देख लूँगी, ठीक है। अच्छा चलिए अभी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे एक क्रिस्टल में, उसको देख लेते हैं। डेंसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है इन केस ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ओके, डेंसिटी का वैल्यू होता है क्या, मास बाई डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, होता है कि नहीं होता है। अगर उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि रेडियस को कैसे देगा वो क्वेश्चन में। एक्चुअली में आपको क्वेश्चन में आपको अगर पता होगा पिकोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर क्या होता है, मिलीमीटर क्या होता है, माइक्रोमीटर क्या होता है, ये सब क्या आपको याद है अभी? ऑलरेडी आपने इसको पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पे। या फिर एंगस्ट्रम क्या होता है, 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर। 1 मिलीमीटर होता है 10⁻⁻3 मीटर। एंड 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर। एंड 1 एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। दीज आर सम यूनिट ऑफ लेंथ, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए जब भी आपको डेंसिटी का कोई क्वेश्चन पूछा होगा, डेंसिटी में आपको मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा। वॉल्यूम के लिए आर का वैल्यू आपको चाहिए, तो आर का वैल्यू हमें इसमें से किससे एक दिया होगा, उससे आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। ओके,
चलिए देख लेते हैं कि मास ऑफ द टोटल होल मास ऑफ द यूनिट सेल क्या होता है एक्चुअली में। अगर मैं बात करूँ मास ऑफ द यूनिट सेल will be equal to number of atoms into mass of each atom. Mass of the whole unit cell will be equal to mass of each atom, mass of each atom into total number of atoms, total number of atoms. ठीक है, तो mass of each atom will be equal to atom का mass आपको हमें तो पता है जो molecular mass होता है, तो mass इंटू टोटल नंबर ऑफ आटम इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव। एक यूनिट सेल में जितना आटम होता है उसको हम डिनोट करते हैं जेड इफेक्टिव में। तो ये होगा आपका मास ऑफ द यूनिट सेल। आपको मोल कॉन्सेप्ट याद है क्या? आपको अगर मैं आपको बोलूँ कि नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे नंबर ऑफ मोल एक पर्टिकुलर आटम के लिए? अगर मैं बोल दूँ, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूँ, मान लीजिए कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को आपको मोल में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे, क्या आपको याद है? देखिए मैं पता है कि 1 मोल होता है, मैं पता होता है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में चल के हम बात कर सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप ग्रेजुएशन ईयर में है या फिर एमएससी ईयर में है या फिर अभी आप 12th में दे रहे हैं, कहीं भी आप चले जाए मोल कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मोल is equal to 22.4 liter is equal to 6.022 into 10 to the power 23 is equal to mass of particular atom in grams. तो 1 mole in case of oxygen will be एक 1 मोल ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ 1 मोल ऑक्सीजन का वैल्यू कितना ग्राम आएगा? 32 ग्राम। 1 ऑक्सीजन का वैल्यू होता है 16। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन होते हैं तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 32 ग्राम। तो 32 ग्राम विल बी 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी 1 मोल। ठीक है, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी होता है, अगर आपको दे देगा नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए, तो नंबर ऑफ मोल होगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। याद है आपको क्या? नंबर ऑफ मोल होता है गिवन मास, आपको जितना मास दिया होगा डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, तो अब चलते हैं अभी हमारा मेन डेस्टिनेशन की तरफ। डेंसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, mass of the unit cell will be equal to Z effective into M, mass of one atom into Z effective divided by volume of the unit cell will be AQ। एंड आपको A जब दिया जाता है तो आपको पिकोमीटर में दिया जाता है, तो उसको आप पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके क्या लेंगे? A इंटू 10⁻12 मीटर और A इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपको सेंटीमीटर में लेना है ए क्यू को, या फिर आप पिकोमीटर में भी ले सकते हैं। जेड इफेक्टिव इंटू एम डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू जेड इफेक्टिव इंटू एम है यहाँ पे मास ऑफ ईच एटम। देखिए जेड यूनिट सेल में, एक जो यूनिट सेल होता है, मान लीजिए कि एक एफसीसी यूनिट सेल है, ठीक है, वहाँ पे एक यूनिट सेल में
मास ऑफ द यूनिट सेल मतलब जितना एटम्स उसमें ऑक्यूपाई किया होगा। तो एक एटम का मास अगर हम मान लें और उसी को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास मास ऑफ द यूनिट सेल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जेड इफेक्टिव इन केस ऑफ एफसीसी विल बी इक्वल टू 4, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मास ऑफ द यूनिट सेल विल बी इक्वल टू जेड इफेक्टिव इनटू molecular mass divided by Na, mass of one atom। देखिए mass of वन आटम ओनली वन आटम का वैल्यू कितना होता है, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23, एंड मोलिकुलर वेट आपका जितना पीरियडिक टेबल में जैसे गिवन होता है, ठीक है। जैसे कि आपका ऑक्सीजन का पास मोलिकुलर वेट होता है इन केस in case of oxygen atom you have mass value is equal to 16 ग्राम। तो 16 ग्राम में 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर एक एटम की अगर मैं मास की बात करूँ तो मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। टोटल 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स प्रेजेंट है इन 16 ग्राम ऑफ एटम। अगर मैं मास ऑफ वन एटम अगर, और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इतने सारे एटम्स का मास होता है इतना ग्राम, या फिर मान लीजिए कि 16 ग्राम। अगर मैं वन ऑक्सीजन एटम की बात करूं, इतने सारे एटम का मास होता है 16 ग्राम। अगर मैं वन ऑक्सीजन एटम की बात करूं तो 16 डिवाइडेड बाई Na हो जाएगा। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी हो जाएगा, जेड इफेक्टिव इंटू मास ऑफ वन एटम की जगह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू 10 to the power -30 सेंटीमीटर इंटू इन ए। ठीक है, तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। ये हमने कैलकुलेट किए इन केस ऑफ ग्राम। हम केजी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन केस ऑफ ग्राम आपका, अगर आपको डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैलकुलेट करना है तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जेड इफेक्टिव इंटू मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू एन ए इंटू 10 to the power -30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मास डेंसिटी को आपको केजी में कैलकुलेट करना है तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, जेड इफेक्टिव इंटू मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन ए इंटू ए क्यूब केजी पर मीटर क्यूब। इसको ये दोनों फॉर्मूलाज को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो अगर मैं जेड इफेक्टिव का वैल्यू पुट कर दूं हर जगह तो इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक क्या आ जाएगा, सिंपल क्यूबिक में फॉर्मूला हो जाएगा 1 इंटू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई एन इंटू ए क्यूब। वैसे ही अगर बीसीसी में बात करूँ तो जेड इफेक्टिव में 2 लग जाएगा, एंड अगर मैं एफसीसी की बात करूँ एफसीसी में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका डेंसिटी का कैलकुलेशन। ओके, अगर एक अभी आगे चलते हैं, आगे चल के क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं उसको हम देख लेते हैं। क्लोज पैकिंग कैसे होता है, थोड़ा इंक चेंज कर लो मैं। ओके, देख लीजिए, इसको अच्छे से समझिएगा। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। क्लोज पैकिंग 3 डायरेक्शन में, 3 टाइप ऑफ डायरेक्शन में हो सकता है। 1D में हो सकता है, 3D में हो सकता है, एंड 2D में भी हो सकता है। 1D में अगर क्लोज पैकिंग होगा तो सिंपली लाइन बाय लाइन एटम्स अरेंज होंगे एक दूसरे के साथ। अगर 1D में अगर हम देखें तो सिंपली लाइन बाय लाइन एटम्स प्रेजेंट होंगे, उसको हम बोलते हैं 1D रीअरेंजमेंट। अगर मैं 2D की बात करूँ तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगा, उसके साथ दूसरा लाइन भी आ जाएगा। ये है लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ। ठीक है, अगर मैं 3D की बात करूँ तो वहाँ पे हाइट भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अरेंजमेंट देख सकते हैं। देखिए 1D में सिर्फ एक ही तरह का अरेंजमेंट ही हो सकता है, 2D में लेकिन 2 तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। ये है वन अरेंजमेंट,
जहाँ पे मान लीजिए कि ये एटम्स प्रेजेंट है, ये A1 लेयर है, ठीक है। मान लीजिए कि ये लेयर का नाम हमने ए दे दिया, ए में एटम्स ऐसे प्रेजेंट है। ये एक टाइप का अरेंजमेंट है जहाँ पे हमने 2D अरेंजमेंट को इस तरह देखा। दूसरे टाइप में क्या होता है कि इन दोनों के जो डिप्रेशन है उसके साथ अगर और एक एटम जाके जुड़ जाए तो उसको हम बोलेंगे और दूसरा टाइप ऑफ अरेंजमेंट। 2D में ये एक अरेंजमेंट भी हो सकता है जहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होंगे एक दूसरे की डिप्रेशन के बीच में, ठीक है। यहाँ पे एक हेक्सागोनल, अगर हम सेंटर्स को ज्वाइन करें तो एक हेक्सागोनल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसको थोड़ा और लेयर्स में बदल दूँ, यहाँ पे स्क्वायर क्लोज पैकिंग दिखाई देगा। यहाँ पे डिप्रेशन में नहीं, लाइन बाय लाइन एटम्स जुड़े होते हैं, ठीक है। लाइन बाय लाइन्स एटम्स जुड़े होते हैं। मान लीजिए कि ये एक एटम है, ये साइमल्टेनियसली इन कॉन्टैक्ट विथ 4 एटम्स, लेकिन यहाँ पे ये जो मिडिल एटम है इन कॉन्टैक्ट विथ 6 एटम है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे इस अरेंजमेंट में ये मान लीजिए कि ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, दिस इज बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट पे जो एक लाइन के बाद जो दूसरा लाइन आया वो फर्स्ट लाइन का डिप्रेशन में जाके खुद को रीअरेंज किया, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर एटम के अराउंड एक पर्टिकुलर एटम साइमल्टेनियसली 6 एटम्स के कांटेक्ट में आएंगे। लेकिन इन दिस बी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इन दिस बी टाइप ऑफ केस, the first layer has another rearrangement and second layer has another, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं 3D अरेंजमेंट के बारे में। 5 सेकेंड गैस थोड़ा चाहिए। ओके, देख लेते हैं कि 3D अरेंजमेंट कैसे होता है। देखिए 3D अरेंजमेंट में मेनली दो टाइप का अरेंजमेंट होता है, जहाँ पे 2D में जैसे हुआ था लाइंस, 2D में ये जो क्लोज पैकिंग हुआ था, जहाँ पे ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट हुआ करता था। ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट मतलब मान लीजिए कि ये ए टाइप है, उसी के सेम डायरेक्शन में उसी से पैरेलल करके और एक लाइन चलेगा, तो उसी अरेंजमेंट को हम बोलेंगे ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन द 3D क्या होगा, इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट के ऊपर ठीक बेस एटम्स के ऊपर एक एक एटम्स को रखा जाएगा, मतलब कुछ इस तरह। ठीक है, बेस में एटम्स प्रेजेंट है, मान लीजिए कि और एक डिटेल स्ट्रक्चर में आपको दिखा सकती हूँ अभी। इससे कुछ करके एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ से पीछे पीछे और भी कई सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, तो मान लीजिए कि ये एक टाइप ऑफ अरेंजमेंट है जहाँ पे ये होता है बेस, लेंथ, ब्रेड्थ एंड ये जो एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पे ये है हाइट। इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट में देखिए कैसा एक 3D अरेंजमेंट है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक 3D अरेंजमेंट में बेस के ऊपर ऊपर ही एटम्स प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है, अगर इन पैरेलल टू द बेस लाइन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन द केस ऑफ 3D। अगर ये 2D अरेंजमेंट होता तो हम
उसको नेम दे सकते थे ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, लेकिन ये 3D टाइप ऑफ अरेंजमेंट है जहाँ पे बेस में जो अरेंजमेंट है वो ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट है। वहाँ पे एटम्स स्ट्रेटली पैरेलल टू ईच अदर प्रेजेंट है। एंड ये हो गया आपका एक टाइप का 3D स्ट्रक्चर। दूसरे टाइप का 3D स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए कि ये 3D स्ट्रक्चर के बारे में अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि ये एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो दूसरा लेयर जो आएगा वो इसी दोनों का डिप्रेशन में जाके रुकेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ होता है। दूसरा लेयर जो हुआ वो कुछ इस तरह का खुद खुद को रीअरेंज करेगा, ठीक है। अगर जो ये हुआ आपका 2D अरेंजमेंट, हम 3D में क्या करेंगे, ये जो बेस लाइन हमारा बना, बेस प्लेन हमारा बना, उसको क्या करेंगे कि और एक लाइन को, और एक जो लाइन हम 3D में अरेंज करें, देखिए ऊपर ऊपर कैसे अरेंज हुआ है यहाँ पे, तो वैसे ही हम, ये हमारा बेस लाइन बन गया, यहाँ पे बेस लेन हमारा बन गया। तो इसके ऊपर हम कैसे अरेंज करेंगे, द सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर विल बी प्लेस्ड एट द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। मतलब इसी डिप्रेशन में एटम्स को हम प्लेस करेंगे, इसी डिप्रेशन के ऊपर, ठीक है। इसका इमेज प्रॉपरली मैंने नोट्स में दिया हुआ है, आप अगर चाहे तो दे सकते हैं। ये दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ हेक्सागोनल क्लोज स्ट्रक्चर में क्या होता है कि द और दैट द 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर हमने एक लिया, एक इस तरह का कुछ एक लाइन लिया हमने ऑलरेडी। ये कुछ लेयर हमने लिया, ये फर्स्ट लेयर है, एंड उसको हम बोल देते कि ये ए लेयर है, ठीक है। एंड हम क्या करेंगे, सिमिलर लेयर को ए के ऊपर प्लेस करेंगे, as the second layer will be placed in the depression of the first layer। जिससे कि ऐसा हुआ गया, ये एक लाइन हुआ, एंड ठीक उसी के डिप्रेशन के ऊपर हम और एटम्स को रखेंगे, ठीक है। तो ये जो 3D स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ से रिपीट कर करके, उसको हम बोलेंगे ये एक टाइप ऑफ अरेंजमेंट है जहाँ पे 3D स्ट्रक्चर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉइड्स हो रहा है। देखिए अगर मैं बात करूँ, वॉइड्स कैसे होते हैं, वॉइड्स होते हैं अगर दो एटम्स के बीच में, फिर जब एक दूसरे एटम के साथ कनेक्टेड होते हैं, एटम्स कॉन्स्टिट्यूट एटम्स एक दूसरे के साथ जब कनेक्टेड होते हैं, उनके बीच में जो खाली स्पेस होता है और जो फ्री स्पेस होता है उसी को बोलते हैं वॉइड। देखिए ये जो एटॉमिक अरेंजमेंट है, यहाँ पे कोई वॉइड स्पेस आपको दिख रहा है क्या? मान लीजिए कि ये एक लेयर है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक वॉइड स्पेस हो रहा है। इसी के ऊपर अगर हम और एक एटम्स को रखेंगे, तो ये 4 एटम से जो वॉइड बनेगा उसी को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। कैसे बना आपको याद, समझ में आया क्या? देखिए मैंने कैसे बनाया, मैंने एक लेयर बनाया इस तरह कुछ, अच्छे से देख लीजिए, इसीलिए मैं अच्छे से मैं चाहती हूँ कि आपको समझ में आए, इसलिए मैं इसको बार बार पढ़ा रहा हूँ। देखिए इसके डिप्रेशन में एक एटम हमने प्लेस किए, तो इससे डिप्रेशन के कारण ये तीनों के बीच में एक वॉइड स्पेस आया। ये जो 3 एटम में से ये जो अंदर जो एक फ्री स्पेस आया, उसी के ऊपर हम और एक एटम्स को प्लेस करेंगे। ये जो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह हम प्लेस करेंगे। ये एक यूनिट सेल में क्लोज पैकिंग जो होगा जिस तरह होगा, हम क्या करेंगे कि ये एक
तरह का अरेंजमेंट है एंड उसी के वॉइड के ऊपर हम अगर और एक आटम्स को अरेंज करेंगे तो ये 4 आटम्स से जो वॉइड बनेगा उसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छे से समझिए, ये 4 आटम्स से 1 2 3 4, ये 4 आटम्स से अंदर ये 4 आटम्स के अंदर जो एक वॉइड स्पेस बनेगा उसी को हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे, मान लीजिए कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा फॉर्म आपने देखा। ये एक ट्रायंगल है, अगर मैं एक ट्रायंगल बना के आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक आटम प्रेजेंट है, यहाँ पे एक आटम प्रेजेंट है, यहाँ पे एक आटम प्रेजेंट है, ऊपर एक आटम प्रेजेंट है। ये जो फ्री स्पेस है ये ट्रायंगल के बीच है। ये जो ट्रायंगल बना, आपका पिरामिड या फिर कुछ बोलिए, ये जो बना उसके बीच में अंदर का जो स्पेस होगा उसी को हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल स्पेस। एक स्मॉल स्ट्रक्चर आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैं बता दूँ, आपको नोट्स में ये सारे मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स में मिल जाएंगे, इसका मतलब समझना बिल्कुल बंद मत कीजिएगा, अच्छे से समझिए कॉन्सेप्ट को, फिर उसके बाद जाके नोट्स को रिवाइज कर लेना। काफ़ी हो जाएगा आपको, सॉलिड स्टेट के लिए और कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसा होता है। मान लीजिए कि ये एक स्ट्रक्चर है, इसके डिप्रेशन में और एक आटम्स को हमने रख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे, अब ये जो डिप्रेशन है यहाँ पे उसी के ऊपर फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन के ऊपर और एक आटम्स को रखेंगे। एक आटम्स प्रेजेंट है यहाँ पे, दूसरा आटम ये हो जाएगा, तीसरा आटम ये हो जाएगा, चौथा आटम ये हो जाएगा। तो देखिए एक वॉइड यहाँ पे रिपीट कर रहा है लेकिन दूसरे वॉइड को उसने कवर कर लिया। देखिए ये जो पर्टिकुलर स्पेस यहाँ पे गिवन है, ये एक आटम है, ये दूसरा आटम है, ये तीसरा आटम है। वो जो 3 आटम जो उनके बीच में जो वॉइड स्पेस को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक उसके पीछे और एक आटम प्रेजेंट है, एक वाइट आटम प्रेजेंट है। ये जो 3 येलो आटम्स प्रेजेंट है, ठीक उसके पीछे और एक वाइट आटम प्रेजेंट है, वाइट कॉन्स्टिट्यूएंट आटम प्रेजेंट है। तो इससे जो वॉइड बनेगा, ये वाला जो वॉइड बन रहा है उसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, जो कि कुछ इस तरह है, 3 आटम्स ऊपर प्रेजेंट है, ठीक उसके नीचे और एक आटम प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन ये और एक ये जो टाइप का वॉइड यहाँ पे हो रहा है उसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखिए ये कैसे फॉर्म हो रहा है, 3 आटम ऐसे प्रेजेंट है एंड उसके बीच में एक वॉइड स्पेस है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में और एक आटम आके यहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म करेगा जहाँ पे वॉइड स्पेस कम रहेगा, मतलब उल्टे तरीके से, जैसे कि स्टार्स होते हैं ना, स्टार्स वैसे कुछ हो रहा है। एक आटम यहाँ पे है, एक आटम यहाँ पे है, एक आटम यहाँ पे है, दूसरा आटम, तीसरा आटम, चौथा आटम, ऐसे ही कुछ प्रेजेंट एंड इसके बीच में जो वॉइड स्पेस बनेगा उसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छे से क्लियरली और एक बार देख लीजिए, मैं और एक बार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से। देखिए आपको कुछ भी चाहिए, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं आपको अच्छे से समझाने की ट्राई करूँगी। मान लीजिए कि ये एक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे ठीक ये एक बेस लाइन बन गया, ठीक है। उसी के ऊपर हम और एक लाइन रखेंगे, ठीक इसी वॉइड के ऊपर हम, इसी तीनों के डिप्रेशन के ऊपर हम ठीक एक अगर रखेंगे तो यहाँ पे ये जो 4 आइटम से जो क्रिएट होगा वॉइड उसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करूँ तो मान लीजिए कि ये एक अरेंजमेंट है, उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, दूसरा अरेंजमेंट करेंगे। अब ये 6 क्रिस्टल से जो वॉइड बना है उसको बोलेंगे टेट्रा ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
छह क्रिस्टल मतलब कैसे आया, पहला एटम्स तो ये था, ये एक अरेंजमेंट था। हमने क्या किया अभी, हमने क्या किया कि उसी के ऊपर उल्टे तरीके से हमने और एक ट्रायंगल को फॉर्म करवाया। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी बार बनाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन अच्छे से ढंग से नहीं बन पा रहा है। तो प्लीज़ उससे मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं बन रहा है स्लाइड्स में। लेकिन ये आपका नोट्स में अच्छे से गिवन है, अगर आप चाहें तो नोट्स को भी देख सकते हैं अभी अभी, ठीक है। ये सीधे तरीके से एक ट्रायंगल था, हमने क्या किया और एक ट्रायंगल को उल्टे तरीके से बना दिया। तो ये 6 टाइप ऑफ एटम्स के अंदर ऊपर एटम, ऊपर ट्रायंगल एंड नीचे वाला जो एंगल, उसके बीच में जो एंगल बनेगा, सॉरी उसके बीच में जो स्पेस बनेगा उसको हम बोलेंगे वो ऑक्टाहेड्रल भर है। ऊपर एक, नीचे एक ट्रायंगल था, ऊपर हमने और एक ट्रायंगल रख दिया, तो उनके बीच में इस ये अंदर स्पेस में जो भर स्पेस आएगा आपके पास, उसी को हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल भर, ठीक है। समझ में आया आपको अच्छे से ऑक्टाहेड्रल भर क्या होता है, टेट्राहेड्रल भर क्या होता है, एंड वो कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो हमने ये देख रहे थे कि एक्सी जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे दो तरह का वॉइड स्पेस क्रिएट होता है, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड एंड दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखिए, तो 3D अरेंजमेंट हम देख रहे थे। 3D अरेंजमेंट में हमने एक अरेंजमेंट देखा जहाँ पे बिल्कुल सीधे तरीके से एटम्स अरेंज होते, खुद एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। वहाँ पे उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। जैसे कि हमने ये स्लाइड में देखा, दिस इज ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, जहाँ पे एक दूसरे एटम के ऊपर ठीक सीधे तरीके से प्रेजेंट है एटम्स, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अगर मैं दूसरे अरेंजमेंट के बारे में बात करूँ, दूसरा अरेंजमेंट होगा जहाँ पे 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग फॉर्म होगा। एक सॉरी एक एक जो सेकेंड लेयर हमने देखा अभी, टेट्राहेड्रल लेयर, वो वैसे ही कुछ एक लेयर फॉर्म होगा, उसके डिप्रेशन में और एक एटम्स को प्रेजेंट करेंगे, एंड फिर उनके डिप्रेशन के ऊपर और एक एटम आके खड़ा हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा अरेंजमेंट। तो यहाँ से हमारे पास ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होके आ जाएंगे। अगर मैं दूसरा केस के बारे में बात करूँ, ये हुआ पहला स्ट्रक्चर जहाँ पे हमने ऐसा कुछ देखा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल होल कैसे क्रिएट होता है। अब हम देख सकते हैं कि थर्ड लेयर को हम सेकेंड लेयर के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो बेस था, बेस के फर्स्ट लाइन के डिप्रेशन में और एक लाइन को हमने रिपीट किया। लेकिन इस सेकेंड लाइन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, जो बेस लाइन था, बेस लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे, 3D स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। 3D स्ट्रक्चर में हमारा पहले ये बन गया, इसके ऊपर हमने और एक एटम बनाया था जिसको हमने बोला कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। फिर ये रिपीट चलता रहा। अब हम क्या करेंगे कि ये हुआ पहला लाइन, पहला लेयर, ये हुआ सेकेंड लेयर। थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर के ऊपर से लाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वहां से आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो होगा कुछ ए बी टाइप। ये एक लाइन था ए टाइप, उसके ऊपर उसके डिप्रेशन में हमने और एक लाइन को और एक लाइन में एटम्स को अरेंज किए। फिर से उसके ऊपर जो एटम्स अरेंज करेंगे, पहले उसको करेंगे ए के लाइन के ऊपर, फिर दूसरे करेंगे बी लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके जो रिपीट होता रहेगा उसी को हम बोलेंगे ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। जहाँ पे एटम्स क्या कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर प्रेजेंट हो रहे एटम्स। यहाँ पे एक बेस लाइन के ऊपर जो टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट हो रहा है, उसी के ऊपर एक लाइन प्लेस हो रहा है। वैसे ही कुछ ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में भी हो सकता है।
तो ये हो गया आपका अरेंजमेंट क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता दिया एंड पैकिंग फ्रैक्शन भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट में पढ़ लीजिएगा। देखिए, एक पर्टिकुलर क्रिस्टल में एक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में, फॉर एन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, for a closed packing structure of cubic cell या फिर क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, अगर आपके पास n नंबर ऑफ एटम्स आएंगे तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा 2n, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा n। जैसे कि एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं 4, तो वहाँ पे 8, 2 into 4 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे एंड 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। कैसे होगा मैं आपको बता दूंगी आगे जाकर। सिर्फ अभी इतना याद रखिए कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर क्यूबिक यूनिट सेल में एन टाइप ऑफ एन एटम्स प्रेजेंट है, वहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड होगा 2n एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा n। इसको आप बॉक्स करके एक लिख लीजिए अपने साइड में, ठीक है। तो गाइस अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा क्लास ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो सेशन होगा वहाँ वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एन आयोनिक क्रिस्टल। यहाँ तक मैंने जो आपको पढ़ाया, ये 5 क्लासेस में जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, ये सारे सॉलिड स्टेट पार्ट 1 नोट में प्रेजेंट है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना नोट्स को कवर कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट पार्ट 1 में जितने भी कॉन्सेप्ट थे अभी तक मैंने ये 5 क्लासेस में उसको कवर करवा दिए। आगे जो हम पढ़ेंगे उसका नोट्स भी मैं आगे आपको शेयर कर दूंगी। आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आयोनिक क्रिस्टल में कैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्रिस्टल में, NaCl में पढ़ेंगे क्रिस्टल्स, सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है पढ़ेंगे, डायमंड का कैसा होता है उसको भी पढ़ेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के लिए आज का लेक्चर, यहाँ से ही हम ख़त्म करते हैं। बाय बाय गाइस, टेक केयर। देखिए मैं डेली बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, कम कम पढ़ा रहा हूँ, इस ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर पाए, आपका रनिंग नोट अच्छे से बन पाएंगे। ये आने वाला जो सैटरडे होगा वहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि एक शॉर्ट नोट का सेशन लूँगी गैसेस स्टेट के लिए। जो लोग अभी तक रिवाइज नहीं किए हैं गैसेस स्टेट को जाके रिवीजन कर लीजिए। हम आने वाला जो सैटरडे आएगा वहाँ पे हम एक गैसियस स्टेट का एक शॉर्ट नोट बनाएंगे, ठीक है। तो रेडी हो जाइए, उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर लीजिए एंड अपना कॉपी नोट्स को अच्छे से रखिएगा, ठीक है गाइज। तो बाय बाय गाइज, टेक केयर।